देखिए सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आपको 2024-25 में किए गए इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले हैं। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। आपका एज ग्रुप चाहे जो भी हो, आप जिस भी एज ग्रुप से आते हो, लेकिन यकीन माने कि 2024-25 में अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर होना शुरू हो गया है, तो यकीन माने आने वाला टाइम में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स बनने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स बनने वाले हैं वो 2024-25 के इन्वेस्टमेंट पर बनने वाले हैं। इसके पीछे के क्या क्या रीज़न है, कैसे कैसे निवेश होगा, कैसे कैसे ये कैलकुलेशन वगैरह सेट होगा, वो सारा डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यकीनन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने कहा है कि भाई सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जिस इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलने वाला है, बनने वाला है, वो 2024 या 25 का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। 2024-25 का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब इसको आप एक कैलकुलेशन से समझिए ताकि बात आपको पूरी तरह से क्लियरली समझ में आए। देखिए एक व्यक्ति ऐसा है जिसने 10,000 रुपये की मंथली SIP शुरू कर दी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। कितने सालों के लिए? 30 सालों के लिए। तो ऐसे में वो टोटल पैसे जो जमा करवाएंगे वो कितने जमा करवाएंगे? 36 लाख रुपये जमा करवाएंगे। तो एंड ऑफ टाइम यानी 30 सालों के बाद उसके जो टोटल पैसे की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 7 करोड़। 7 करोड़ प्लस होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर 7 करोड़ ही पकड़ कर चलता हूँ। लेकिन आपने सोचा या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने सोचा कि भाई हम 30 साल निवेश नहीं करेंगे। क्या करेंगे? 30 साल निवेश नहीं करेंगे, हम SIP जो अमाउंट 10,000 रुपये है इसकी जगह हम 30,000 रुपये निवेश करेंगे। कितने हज़ार रुपये निवेश करेंगे? 30,000 रुपये निवेश करेंगे सेम रेट पे एट द रेट ऑफ 15%, लेकिन हम निवेश 10 ही साल करेंगे। तो ऐसे में वो टोटल पैसे जमा कितना करेगा? ये भी करेगा 36 लाख रुपये। 36 लाख रुपये जमा ये भी करेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पैसे की वैल्यू जो होगी ना वो सिर्फ 83 लाख रुपये प्लस होंगे। 83 लाख रुपये प्लस। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या समझाना चाह रहा हूँ उस बात को आप समझिए। एक बंदा है जो कि 10-10 हज़ार रुपये की मंथली SIP कर रहा है, उसको 15% का रिटर्न्स मिल गया। 30 सालों के लिए ये SIP किया 10-10 हज़ार रुपये करके। तो ऐसे में 36 लाख रुपये इसने जमा करवाए, लेकिन इसके वैल्यू कितने हो गए? 7 करोड़ हो गए। लेकिन यहाँ पर 30,000 रुपये करके मंथली SIP करें, 15% का रिटर्न्स, बराबर बराबर रिटर्न्स दोनों जगह पे हैं, लेकिन टाइम पीरियड का फ़र्क है। इसने 10 साल में 30-30 हज़ार रुपये की SIP करे तो जमा यहाँ पर भी 36 लाख रुपये है और जमा यहाँ पर भी 36 लाख रुपये है। लेकिन वैल्यू में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? यहाँ पर सिर्फ 83 लाख रुपये है, यहाँ पर 7 करोड़ रुपये आ जा रहे हैं। यहाँ पर फ़र्क क्या है सर? फ़र्क है सिर्फ टाइम का। किस चीज़ का फ़र्क है? सिर्फ टाइम का। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। और बराबर आपको जानकारी होगी, बराबर आपने सुना होगा कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग जो होती है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ पर कंपाउंडिंग तो हो रहा है। तो कंपाउंडिंग जो होती है ना, जितना समय लंबा होगा, जितना ड्यूरेशन लॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा उसका वर्क करने का बेनिफिट आपको मिलेगा और उतना अच्छा वो वर्क कर पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आपके इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की होती है तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? टाइम की ज़रूरत होती है। समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सबसे पहली बात आपकी अभी 2024 या 25 में आप जिस एज में हैं, चाहे आप 40 के एज में हैं या फिर 30 के एज में हैं या फिर 20 के एज में हैं, आपका एज ग्रुप जो भी है, अगर आपने अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तो आने वाला जो टाइम है वह आपको बहुत लंबा समय देगा। मतलब आने वाला टाइम में अभी आपके पास समय रहेंगे। अब सोच लीजिए अगर आप 2024 में निवेश नहीं करते हैं, 25 में जाकर शुरू करते हैं तो लगभग 6 महीने गुजर चुके हैं, 6 महीने आपके कम हो गए। समझ रहे हैं? आप 2 साल बाद निवेश करते हैं तो फिर आपकी उम्र उस वक्त क्या हो जाएगी? 42 साल हो जाएगी। 42 से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके रिटर्न्स बनने में टाइम लगेंगे, जो कि आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ज़रूरी है कि जितनी जल्द हो सके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है और वही बातें एग्जैक्टली आपको समझ में आई है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए अब एक बात बराबर हम लोग करते हैं, और वो क्या करते हैं पता है आपको? चलिए पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखिए बात हम क्या करते हैं, बात हम करते हैं रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट सर एक चीज़ हम मुझको बताइए, ये रिटायरमेंट का क्या मतलब है?
रिटायरमेंट का क्या मतलब है, आप इससे क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए बहुत सारे लोगों को समझ में ये आता है, और शायद अगर आप आप भी यही समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल 100% आप गलत समझ रहे हैं ना। रिटायरमेंट का मतलब क्या है। रिटायरमेंट बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई अगर एज जो है ना 60 साल की हो जाए, या फिर 65 साल की हो जाए, या फिर 70 साल की हो जाए तो हम रिटायर हो जाएंगे। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भाई 60 साल 65 साल की उम्र जब हो जाती है तो व्यक्ति रिटायर हो जाता है। यहाँ पर रिटायरमेंट का क्या मतलब है सर। देखिए एक बात याद रखिए, रिटायरमेंट का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि आप एज की वजह से रिटायर होते हैं, समझ रहे हैं ना। और एज की वजह से कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है नहीं। कोई अगर मैं ये बोलता हूँ आपको कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा है जो 36 साल की उम्र में रिटायर हो गया, कोई 30 साल की उम्र में रिटायर हो गया, या फिर कोई 40 साल की उम्र में रिटायर हो गया, तो क्या आप इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। बिल्कुल मानना पड़ेगा सर। रीज़न क्या है कि रिटायरमेंट जो होती है ना वो एज के हिसाब से नहीं होती है। रिटायरमेंट जो होती है ना वो किस चीज़ से होती है आपको पता है। फिनेंशियल फ्रीडम की वजह से होती है रिटायरमेंट। लेकिन बहुत ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई रिटायरमेंट उम्र के हिसाब से और एज के हिसाब से होती है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन एक्चुअली आप सोच कर देखें कि भाई 65 की उम्र हो गई, या 60 की उम्र हो गई, या 55 की उम्र, जो भी आपकी उम्र है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको तो काम करना पड़ेगा ना। अगरचे आप अपने जॉब से रिटायर हो गए, मतलब जॉब को, अगरचे आपकी सरकारी नौकरी थी, सरकारी जॉब था, अगर आपने वहाँ पर काम करना छोड़ दिया क्योंकि आपकी एज की वजह से वो आपको हटा देगा भाई। क्योंकि एक उम्र के बाद पता चलता है कि भाई अब इस बंदे से काम होने के लायक नहीं है, तो आपको एक एज के बाद जॉब से ज़रूर हटा दिया जाता है। लेकिन आप फिनेंशियली अगर फ्रीडम नहीं है आपके पास तो यकीन माने कि आप रिटायरमेंट नहीं कह सकते हैं, और यकीनन आप रिटायर नहीं हुए, क्योंकि आपको वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि फिनेंशियल फ्रीडम अगर आपको हासिल करनी है, अगर आप ये चाहते हैं, तो इसके लिए बस जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट कब, राइट टाइम पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि कभी भी आप स्टार्ट करेंगे, नहीं, राइट टाइम पर ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। राइट टाइम का मतलब वही है कि अपनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिए। देखिए अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की बात आती है, लेकिन उससे पहली चीज़ पैसे तो ज़रूरी है ना। पैसे रहेंगे तब तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके पास क्या, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो भाई मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ से करूँगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल फार्मूला है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिक सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी उम्र है, चाहे वो 20 हो 25 हो, जो भी हो, समझ रहे, आप तो कमा रहे होंगे ना, आप कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग स्टूडेंट भी हैं, तो स्टूडेंट से उनसे भी मैं कहता हूं कि ऐसा है सर, अभी से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड के ज़रिए अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करो तो आप यहां पर 100 रुपये से, कई सारी स्कीमें ऐसी हैं जहां पर आप 100 रुपये से SIP कर सकते हो, 500 रुपये से आप SIP कर सकते हो। तो ऑफकोर्स मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन हो सकता है, क्योंकि अभी मोबाइल के ख़र्चे और भी दूसरे ख़र्चे हैं। इन सारे ख़र्चे, आप वो ख़र्चे बंद कर दे जो गैर ज़रूरी है, तो मुझे लगता है आराम से आप 500 रुपये की मंथली SIP कर सकते हैं, ये मुझे लगता है। बाकी आप अपनी कंडीशन देख लीजिए, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको निवेश करना है, उसके लिए पैसे जुटाना है, तो आप जिस भी उम्र में हैं, आप कमा तो ज़रूर रहे होंगे ना, तो बस अपनी सैलरी का सिर्फ 10% ही आपको बचाना है। अपनी सैलरी का सिर्फ 10% आपको बचाना है, समझ रहे कि नहीं। अगर आप 20,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है ना सिर्फ 10% बचाना है। सोच कर देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बोलता हूँ। मान कर चलिए कि अभी आपकी उम्र जो है ना 20 साल है या फिर 25 साल है, समझ रहे, 25 साल आपकी उम्र है। अगर आप अपनी सैलरी, आप मान लीजिए कि आप 20,000 रुपये महीने कमाते हैं, 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, या फिर मैं पकड़ कर चलता हूं कि भाई 15,000 रुपये ही आप महीना कमा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका सिर्फ 10% आपको बचाना है। अब सोच कर देखिए, 25 की उम्र से आप ये 10% बचाना शुरू कर दिए तो 50 की उम्र में ये हाल क्या होगा, इस पैसे का हाल क्या होगा अगर आप इसको सही जगह पर निवेश कर रहे हैं। तो उस वक्त आप सोच कर देखें, तो सिर्फ 10% बचाने की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब बात आती है कि निवेश। देखिए पैसे आपने बचा लिया, सारी समझदारी आपने दिखला दी,
लेकिन अभी क्या काम यहीं पर ख़त्म हो जाती है? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है सर, इसके आगे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, और वो क्या है? सही जगह पे निवेश करना। देखिए, जब हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन है, एक लंबा समय है, जब बहुत ही लंबे समय के लिए हम निवेश कर रहे हैं, तो यकीनन, और हमारा मकसद वेल्थ क्रिएशन है, तो यकीनन रिस्क आपको लेना चाहिए। रिस्क आपको लेना चाहिए। और निवेश कहाँ पर करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई सारी जगह हैं, लेकिन मैं उन जगहों की बात नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर स्टॉक की बात करूँगा या फिर म्यूचुअल फंड की मैं बात करूँगा। यहाँ पर आमतौर से मैं म्यूचुअल फंड के जरिए आपको ईजिली समझाना चाहूँगा, ताकि बात आपको क्लियरली समझ में आ जाए। समझ रहे हैं ना? म्यूचुअल फंड के बाद हम थोड़ी सी बात स्टॉक के ऊपर भी करेंगे। देखिए, अगर आपको निवेश करना है तो आपको सबसे पहली चीज़ तो म्यूचुअल फंड के अंदर ही निवेश करना है। समझ रहे हैं ना? म्यूचुअल फंड के अंदर आपको निवेश करना है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, इंडेक्स फंड है, माइक्रो कैप है, उसके बाद और भी डायनेमिक एलोकेशन फंड है, उसके बाद और भी कई सारे तरीके के फंड है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि भाई आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ना निवेश करना है, कम टाइम के लिए थोड़ी निवेश करना है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको निवेश करना है। तो भाई आपको कहाँ पर निवेश करना चाहिए? ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगा कि आपको जो निवेश करना चाहिए वो करना चाहिए माइक्रो कैप में। माइक्रो कैप में आपको निवेश करना चाहिए, स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए। इसके अलावा और भी जो हो गए कई सारे ऐसे फंड आते हैं, जैसे कि आपको हो गए फ्लेक्सी कैप में निवेश करना चाहिए, फ्लेक्सी कैप हो गया। उसके बाद मल्टी कैप हो गया, मल्टी कैप। इस तरह के फंड में आपको निवेश करना चाहिए। ख़ास तौर से यहाँ पर हमारा ये जो दो नीचे की जो दो कैटेगरी है ना, ये हमारा मकसद नहीं है। ख़ास तौर से इस तरह के फंड में आपको निवेश करना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। दूसरी बात, आप अगर ईयरली एज में निवेश कर रहे हैं तो ये आपके लिए तो और भी ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि भाई यहाँ पर आप रिस्क भी ले सकते हैं, टाइम भी है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और अगर कुछ नुकसान फिर भी हो जाता है तो उसको भी रिकवर करने के लिए टाइम है आपको। समझ रहे हैं कि नहीं? ये सबसे बड़ी बात है, उसको भी रिकवर करने के लिए आपके पास टाइम है। तो आपको इस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए। देखिए, अक्सर आज अगर फिनेंशियल एडवाइज़र के पास जाएं या म्यूचुअल फंड एजेंट वगैरह के पास जाएं, अगर उनसे आप राय मशवरा करें, जब उनसे आप पोर्टफोलियो वगैरह बनवाएंगे ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेने देते हैं। मतलब जो है ना, स्मॉल कैप के बारे में बोलते हैं कि भाई थोड़ा हिसाब किताब से रिस्क लो, यहाँ पर कम ही निवेश करो। माइक्रो कैप वगैरह के बारे में भी बोलते हैं कि कम ही निवेश करो। रीज़न क्या है आपको पता है? रीज़न ये है कि भाई वो ये नहीं चाहते कि वो रिस्क ले। समझ रहे हैं ना? वो ये नहीं चाहते कि कल आप उनको ये कहें कि भाई हमारा नुकसान हो गया है, जिसकी जिम्मेदार आप हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि आपने ही कहा था कि माइक्रो कैप में निवेश करो, स्मॉल कैप में निवेश करो, और इस तरह की जो भी रिस्की कैटेगरी है वहाँ पर निवेश करो। तो वो लोग सीधा सीधा ये चाहते कि भाई हमारे को कोई बोलने ना पाए, इसलिए सीधा सीधा वो आपको लार्ज कैप वगैरह का सजेशन देते हैं, इंडेक्स फंड का सजेशन देते हैं। उसके अलावा और भी कुछ ऐसे फंड्स का सजेशन देते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क न लेना पड़े और रिटर्न्स भी बन जाए। अब सोचिए, अगर आपने लार्ज कैप में निवेश कर दिया, समझ रहे कि नहीं, लार्ज कैप में निवेश कर दिया, अब लार्ज कैप में निवेश कर दिया, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, जबकि लॉन्ग ड्यूरेशन में ये चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। समझ रहे हैं? लेकिन फॉर एग्जांपल, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने लार्ज कैप फंड में निवेश कर दिया। अब लार्ज कैप का जो इंडेक्स है, लार्ज कैप का इंडेक्स क्या है? वो सेंसेक्स हो सकता है, सेंसेक्स होगा, या फिर इसके अलावा निफ्टी होगा। समझ रहे हैं? अब निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर सेंसेक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और आपका निवेश कहाँ पर है? लार्ज कैप में है। तो भाई सीधा आपको एजेंट बोलेगा कि भाई निफ्टी ही अच्छा नहीं कर रहा है, सेंसेक्स ही अच्छा नहीं कर रहा है, तो आपके लार्ज कैप कहाँ से अच्छा करेंगे? समझ रहे हैं? तो ये वो चीज़ कह सकता है, वो ये दलील दे सकता है, एविडेंस दे सकता है, इस बात का सबूत दे सकता है कि भाई यहाँ पर ही अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो भाई यहाँ पर कैसे अच्छे होंगे। लेकिन स्मॉल कैप में ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप में अगर गिरावट होती है तो वहाँ पर वो ये नहीं बोलेगा कि भाई स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर गिरावट हो रही है, और इन्वेस्टर्स को ये बातें जल्दी समझ में भी नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना? वो तो सीधा बोलेगा कि भाई स्मॉल कैप में हमारा निवेश करवाना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? स्मॉल कैप में हमारा निवेश करवाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर लार्ज कैप में गिरावट होती है तो इन्वेस्टर्स अपने एजेंट को ये नहीं बोलेंगे कि भाई आपको हमारा निवेश लार्ज कैप में नहीं करवाना चाहिए, वरना फिर एजेंट बोलेगा कि भाई लार्ज कैप में नहीं करवाता तो कहाँ पर करवाता। तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब इस बात के ऊपर आपका कोई डाउट नहीं होगा कि क्यों आपको 2024-25 में निवेश करना चाहिए, और क्यों 2024-25 में निवेश किए गए अमाउंट पे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलने वाला है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।